हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। तो आप सब कैसे हैं? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। आप सभी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मेहनत कर रहे होंगे। आप लोग अपनी पेपर की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी टारगेट 95 सीरीज का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो मैं अंशुल एक बार फिर से आप सभी का अपने परिवार एसबी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हम लोगों को पता है कि कल हम लोगों ने 2020 यूपी बोर्ड का सेट नंबर 1 जिसका कोड है MV सॉल्व किया था। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट हो चुका था। तो आज हम लोग फोर्थ के सेकेंड पार्ट के बाद थर्ड पार्ट से शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं फोर्थ का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है ये देखते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बिंदुओं 3, -3 तथा 9, को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको कह रहा है बिंदुओं 3, -3 तथा 9, तो कोई दो पॉइंट हैं। एक ये पॉइंट है 3, -3 और एक कोई दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट है 9, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मैंने माना कि यहाँ पर एक पॉइंट है और एक यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट ए है। ये दोनों पॉइंट इस पूरे रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो हम जब पॉइंट ए को माना है, जहाँ पर पॉइंट ए माना है, तो पॉइंट ए के निर्देशांक को हम मान लेते हैं x, y और इसके निर्देशांक को हम मान लेते हैं x डैश, y डैश। जब हम बात करेंगे पॉइंट ए की, तो हम पॉइंट ए की बात करते हैं तो हमें इधर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से दूसरा पार्ट यहाँ तक दिखता है। तो जो इधर का रेशियो होगा वो हम मानेंगे m और यहाँ से यहाँ इधर का रेशियो जो होगा वो होगा n। तो ये एक पार्ट होगा और ये 2 पार्ट होगा, क्योंकि इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो ये एक पार्ट होगा और इधर पूरे 2 पार्ट होंगे। तो m रेशियो n हमें पता चल गया है, m 1:2 है। तो हमें पता है यहाँ पर सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे। तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला फॉर पॉइंट ए और पॉइंट ए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस n। इस तरह y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा my2 प्लस में ny1 अपॉन में m प्लस n। आगे यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आएगी, m की वैल्यू है 1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9 है, प्लस n की वैल्यू कितनी है 2 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 3 है, अपॉन में 1 प्लस 2, n की वैल्यू कितनी है 2 है, इक्वल y इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, m की वैल्यू कितनी है 1 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है 9 प्लस n की वैल्यू है 2 इंटू y1 की वैल्यू है -3 अपॉन में 1 प्लस 2। तो हम यहाँ देखेंगे x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 1 जा 9, 3 2 जा 6, 9 6 15, 15 अपॉन में 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15। और y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 9, 9 में 6 गया, 3 और 3 कटा तो 1। तो हमें पता है पॉइंट ए के जो निर्देशांक आए हैं x, y वो आए हैं 5, 1। ये तो हमें पॉइंट ए के निर्देशांक पता चल गए। अभी मुझे पॉइंट बी के भी निर्देशांक निकालने हैं, जिसको मैंने क्या लेट किया है, x डैश, y डैश लेट किया है। तो हम लोग इधर देखते हैं x डैश, y डैश क्या आएगा। इधर देखते हैं तो x डैश, यहाँ भी सेक्शन फार्मूला का यूज होगा फॉर पॉइंट बी। हम लोग x डैश इक्वल टू देखेंगे तो क्या हो जाएगा mx2। अब पॉइंट बी के लिए बस हमें इतना याद रखना होगा कि इधर का हमारा रेशियो 1 हो जाएगा और इधर का रेशियो 2 हो जाएगा। तो अगर हमारी m की वैल्यू देखेंगे तो 2 हो जाएगी और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। m रेशियो n की बात करेंगे तो 2 रेशियो 1 हो जाएगा। तो mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस n, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हमें पता है कितना हो जाएगा हमारे पास, m y2 प्लस में n y1 अपॉन में m प्लस n।
हमें पता है एक्स डैश इक्वल टू कितना आएगा, एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2, x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, प्लस में n की वैल्यू 1 इंटू x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 अपॉन में 2 प्लस 1 कॉमा वाई डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई डैश इक्वल टू जाएगा m की वैल्यू 2 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है 9 प्लस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है -3 अपॉन में m प्लस n कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो x डैश इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, x डैश इक्वल टू आ जाएगा 9 टू जा 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, 21 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 7 जा 21 और y डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 टू जा 18, 18 में 3 क्या बचेगा मेरे पास कितना 15, 15 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमारे पास पता है x डैश कॉमा y डैश इक्वल टू कितना आएगा 7 कॉमा एक्स डैश वाई डैश किसके निर्देशांक हैं, पॉइंट बी के निर्देशांक हैं। तो एक्स डैश कॉमा वाई डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 कॉमा 5 हो जाएगा और यही मेरे क्या हो जाएंगे आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं, 9 टू जा 18 -3, 18 में 3 गया 15, 15 ओके सही है। तो हमारे पास यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, तो सिंपल ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं किया गया, बस सिलेक्शन फार्मूला का यूज किया गया और हमारे आंसर मिल गए हैं। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक नोट हो गया होगा आप लोगों का। 4th का 4 क्वेश्चन यहाँ पर हमसे कह रहा है, क्वेश्चन में आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 12 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यखंड का कोण 120 डिग्री है। इस त्रिज्यखंड को इस प्रकार से मोड़ा गया है कि उसके दो किनारे वाली त्रिज्याएं एक साथ जोड़कर शंकु प्राप्त होता है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में बस कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक त्रिज्यखंड है। मेरे पास एक ऐसा कोई त्रिज्यखंड है जिसकी रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर, ये भी कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। इसका कोण कितना बना रही है केंद्र पर ओ पर, ये बना रही है 120 डिग्री। त्रिज्यखंड का कोण कितना है 120 डिग्री। अब इसको इस प्रकार से मोड़ा जाता है कि ये दोनों त्रिज्याएं आपस में जुड़कर एक शंकु बना लेती हैं। तो ये क्या बना लेती हैं, एक शंकु बना लेती हैं। अगर ये एक शंकु बना लेती हैं तो हमें पता है ये जो रेडियस है ये इसकी स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, और जो इसकी ये लेंथ है, चाप की जो लंबाई है, आर्क लेंथ जो है, वही क्या हो जाएगी, ये जो एल है वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगी मुड़ने के बाद, वो इसकी शंकु की परिधि में कन्वर्ट हो जाएगी। और हमने शंकु की त्रिज्या कितनी लेट कर ली है स्मॉल आर, और शंकु की एक मिनट इसको अच्छे से डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। शंकु की त्रिज्या हमने कितनी लेट करी है स्मॉल आर, और शंकु की ऊंचाई कितनी है हमने लेट कर ली स्मॉल एच। अब ये जो इसकी परिधि है शंकु की परिधि वो इस त्रिज्यखंड की लंबाई के बराबर होगी। तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बराबर शंकु की परिधि। तो शंकु की परिधि, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होती है 2 पाई आर, 2 पाई इसको हमने क्या मान लिया, इसको कैपिटल आर मान लेते हैं। तो 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 12 है, थीटा की वैल्यू 120 है, अपॉन में 360 है, इधर कितना है आर कितना है स्मॉल आर बचेगा। तो यहाँ पे देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 12 3 जा 36, 3 4 जा 12। तो हमें कोन की रेडियस पता चल गई है, कितनी आ गई है 4 सेंटीमीटर। अगर हमें ये पता चल गया है कि ये 4 सेंटीमीटर है या आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ से इस ट्रेंगल में हम इस ट्रेंगल का नाम लेट कर लेते हैं ABC। हम क्या करेंगे, इन ट्रेंगल ABC यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से हम h निकाल लेंगे। तो h इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस 4 का स्क्वायर 16, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट में 128, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 8√2 सेंटीमीटर। हमारे पास हाइट आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कोन का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ
कोन का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, शंकु का आयतन निकालने के लिए करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच करेंगे तो 1/3 पाई की वैल्यू पाई, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू मुझे पता है कि 4 है, तो 4 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू अभी हमने निकाली 8√2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो कितना आ जाएगा, देखो 8 4 जा 32 और 4 4 जा 16, 4 16 8 जा 128, तो 128√2 पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब, यही इसका वॉल्यूम वी हो जाएगा मेरा, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या किया गया है। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट हो गया होगा ये क्वेश्चन हम लोगों को। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं 5 का फर्स्ट, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा 5 का फर्स्ट, x² - 3 - 7x, 6x² - 3 - 7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों में संबंधों की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, इसमें हमसे कह रहा है शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक यानी कि फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल हमको दिया गया है इससे इसके जीरोज निकालने हैं, तो हम इसको लेट कर लेते हैं 6x² माइनस का 7x, इसको मतलब करेक्ट फॉर्म में लिखते हैं -3 = 0 लेट कर लेते हैं। अब हमें पता है कि हमें 3 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 18 आएगा, और 18 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आ जाए। तो हमें पता है 18 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे तो 18 के दो फैक्टर क्या हो जाएंगे, 9 और 2। 9 में से 2 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 18 आ जाएगा, और 9 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो चलिए करते हैं हम यहाँ पे 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 = 0। तो यहाँ पे कितना कॉमन आ गया, 3x कॉमन आ गया, 3 2 जा 6, 2x माइनस 3 3 जा 9 प्लस का 1 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा 2x माइनस 3 = 0। तो अब यहाँ पे देखेंगे 2x माइनस 3 कॉमन आ गया और बचा गया 3x प्लस में 1 = 0। तो अगर हम 2x माइनस 3 को इक्वल के 0 कंसीडर करते हैं तो x = कितना आएगा 3/2। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे 3x प्लस 1 को कंसीडर करते हैं इक्वल के 0 तो x = कितना आएगा -1/3। हमारे शून्यक निकल आए हैं। हमारे शून्यक क्या निकल के आए हैं, एक तो शून्यक मेरा निकल के आया 3/2 और दूसरा निकल के आया है -1/3। अब हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की पुष्टि करनी है। तो हमें पता है शून्यक तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होते हैं, शून्यक को अल्फ़ा बीटा अगर मान लें तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है हमारे पास -b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई है 3/2, बीटा की वैल्यू कितनी आई है -1/2, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा -1/2। क्या देखो ये दोनों साइड इक्वल वैल्यू आ रही है जब अगर हम गुणांक से रखेंगे। तो -b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है -7, और माइनस यहाँ से है, हमें पता है यहाँ पर कि b की वैल्यू कितनी है -7, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 6, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है -3। तो हम लोग b की वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7/में a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, 7/6। और यहाँ देखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, 3 में 1 गया, 2/2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, -b/a। सॉरी ये अपना कितना है -1/3 है, ये हमारा लोगों का कितना आया बेटा -1/3। तो एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, -3 2 जा 6 -2 = 7/6। इधर देखेंगे कितना आ रहा है, 9 में 2 गया, 7/6 = 7/6। अगर हमारी दोनों साइड LHS और RHS इक्वल है तो हमारा ये क्या है करेक्ट है। और इधर दूसरा एक और हमें इसमें संबंध की पुष्टि करनी होती है, उसमें क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा = क्या होता है c/में अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 3/2 इंटू ये बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3 = c की वैल्यू कितनी है -3, a की वैल्यू कितनी है 6, a की वैल्यू कितनी है 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और इधर देखो सॉरी 1 मिनट, हाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो -1/2 = कितना हो जाएगा इधर -1/3
2। अगर इधर भी LHS और RHS इक्वल है तो हमारे संबंध की पुष्टि होती है। तो हमारे जीरोज कितने आ गए, 3/2 और -1/3। और हमने देखा कि वहाँ से जो संबंध की पुष्टि करनी थी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a वाला फार्मूला और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, मूलों का योगफल और मूलों के गुणनफल की जो पुष्टि करनी थी वो हो गई है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो आप लोग ऐसा करिए, इसको नोट कर लें और फिर उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नोट हो गया होगा आप लोगों का। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग देखते हैं फिफ्थ का सेकेंड पार्ट। फिफ्थ के सेकेंड पार्ट को देखते हैं। फिफ्थ का सेकेंड पार्ट आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन में कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियाँ केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा से बराबर कोण बनाती हैं। क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियाँ केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा से बराबर कोण बनाती हैं। चित्र में कोण AOB बराबर 100 डिग्री, तो कोण APO का मान ज्ञात कीजिए। APO का मान ज्ञात कीजिए। हमको एक डायग्राम दिया है यहाँ पर और सिद्ध करने के लिए भी बोल रहा है। मान लो ये क्या है, एक कोई वृत्त है जिस पे किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्शियाँ खींची गई हैं। किसी एक बाह्य बिंदु P से दो स्पर्शियाँ खींची गई हैं। अगर इसका केंद्र O है तो अगर हम इस स्पर्शी को केंद्र से मिलाएंगे और इधर इस स्पर्शी को अगर हम केंद्र से मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये एंगल O हो जाएगा। ये पॉइंट O हो जाएगा और P को हम O से मिला लेंगे। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है और हमें ये एंगल दे दिया है। एंगल का नाम क्या दिया है, AOB। एंगल का नाम दिया है AOB और ये एंगल दे दिया हमको कितना, 100 डिग्री। और हमसे इस एंगल का मान पूछा गया है। उसके पहले हमसे पूछा गया है कि किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्शियाँ उसको केंद्र से मिलाने वाली रेखा के साथ बराबर कोण बनाती हैं। यानी कि हमें प्रूव करके लाना है, प्रूव करके लाना है एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO। तो हम चलो इसको प्रूव करते हैं। हम लेते हैं यहाँ पे दो ट्रेंगल, कौन कौन से, इन ट्रेंगल APO एंड ट्रेंगल BPO एंड ट्रेंगल BPO। अगर हम ट्रेंगल APO और BPO लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमें पता है कि जो टेंजेंट होता है, स्पर्श रेखा होती है, वो रेडियस के साथ कितने डिग्री के एंगल बना रही होती है, 90 डिग्री के एंगल बनाती है। भी 90 डिग्री के एंगल बनाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल PAO इक्वल टू एंगल PBO इक्वल टू 90 डिग्री। और इनके सामने वाली जो साइड है यानी हाइपोटेनस है वो कॉमन है। तो PO इक्वल टू PO, ये क्या है, कॉमन हाइपोटेनस है। ये जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो कर्ड होती है किसी त्रिभुज में, और वो दोनों में क्या है, कॉमन है। और हम कह सकते हैं OA इक्वल टू OB, AO इक्वल टू BO, ये क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल, त्रिज्याएं हैं। तो हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज APO सर्वांगसम है त्रिभुज के, कॉन्ग्रेंट है त्रिभुज के BPO के। क्यों ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, RHS प्रॉपर्टी से मेरी, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड प्रॉपर्टी, RHS प्रॉपर्टी से क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अगर हमारी कोई दो ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, हम अब कह सकते हैं अगर ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट हैं, हैंस वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO यूजिंग CPCT थ्योरम, इस हमारा प्रूफ हो गया। अगर कोई दो ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट है तो उसमें बाकी बची चीज़ें भी इक्वल होती हैं बाय यूजिंग CPCT थ्योरम।
बाय यूजिंग CPCT थ्योरम। अब हमसे यहाँ पे एक चीज़ और पूछी गई है। एक चीज़ क्या पूछी गई है कि हमको यहाँ पर सेंटर एंगल का वैल्यू दे दिया गया है, AOB की वैल्यू दी दी है हमको। एंगल AOB की वैल्यू कितनी दे दी है, 100 डिग्री। वैसे तो हम लोगों को पता है कि जब कोई इस तरह का चतुर्भुज बनता है, अगर हम देखें PAOB एक प्रकार का क्या है, चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, और तो इनके सामने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये 100 है तो कोण P टोटल कितना होगा, तो कोण P टोटल कितना होगा, कोण BPA, कोण BPA इक्वल हो जाएगा 180 माइनस का 100, 180 माइनस का 100, क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए था, 180, तो इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 80। और हमें इतना कोण पूछा गया है, तो हमें पता है जितना ये कोण होता है उतना ये कोण होता है, तो हम कह सकते हैं जो कि कोण APO इक्वल होगा कोण BPO के, तो इसलिए कितना हो जाएगा 80/2 यानी कि 40 डिग्री। यही मेरा आंसर होगा। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम लोग देखते हैं 5th का 3rd क्वेश्चन। आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। कह रहा है सिद्ध कीजिए cos A अपॉन में 1 माइनस tan A माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन में cos A माइनस साइन A इक्वल टू cos A प्लस साइन A लाना है। तो हम लोग यहाँ पे LHS ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं। हम एक बार चेक कर लेते हैं कैमरे में क्या ये सब विजिबल है या नहीं है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा कैमरे में विजिबल है। तो LHS इक्वल टू ले लेते हैं, LHS इक्वल टू cos A अपॉन में 1 माइनस tan A माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन में cos A माइनस साइन A। इसको देखते हैं, tan A को हम लोग साइन A cos A में कन्वर्ट कर देते हैं, तो cos A अपॉन में 1 माइनस साइन A अपॉन में cos A सॉरी माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन में cos A माइनस साइन A। यहाँ पे cos A एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, cos A ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा cos स्क्वायर A अपॉन में cos A माइनस साइन A माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन में cos A माइनस साइन A। दोनों में एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है cos A माइनस साइन A। ऊपर क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। हम यहाँ पर देखते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, A माइनस B, तो cos A माइनस साइन A, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा cos A प्लस साइन A अपॉन में cos A माइनस साइन A। cos A माइनस साइन A से cos A माइनस साइन A कट जाएगा और बचेगा क्या मेरे पास, cos A प्लस साइन A, जो किसके इक्वल है, हमारे RHS के इक्वल, हेंस प्रूव्ड। तो हम लोगों का क्वेश्चन प्रूव हो गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा और 5th का 4th है, आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है पानी बचाओ अभियान के प्रति जागरूकता के लिए एक कॉलोनी के 30 घरों का सर्वे करके पानी की मासिक खपत का व्यय निम्न सारणी में दिया गया है। कह रहे पानी बचाओ अभियान के प्रति जागरूकता के लिए एक कॉलोनी के 30 घरों का सर्वे करके पानी की मासिक खपत का व्यय निम्न सारणी में दिया गया है। माध्य व्यय ज्ञात कीजिए, माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर 5th का 4th है, हमको यहाँ पर व्यय दिया है किसमें, रुपयों में, और फिर क्या दे दी है, हमें दिया है घरों की संख्या, घरों की संख्या, जो मेरे लिए क्या फ्रीक्वेंसी का काम करेगा और इसको हम FI से डिनोट करेंगे। देखिए कितना दिया है, हमें दिया है, हमें यहाँ पर ये दिया है क्वेश्चन, और हमसे पूछ रहा है कि जो मासिक खपत का माध्य व्यय ज्ञात कीजिए, मासिक खपत का माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो माध्य व्यय ज्ञात करने के लिए हमको पता है, मीन पूछ रहा है हमसे, फाइंड द मीन ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर, फाइंड द मीन ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर।
तो मंथली एक्सपेंडिचर का जो हमसे मीन पूछ रहा है तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक्स आई की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक्स आई कैसे निकलेगा, एक्स आई निकलेगा लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट इन दोनों को ऐड करेंगे 65 प्लस 68 और अपॉन में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, हमारी वैल्यू आ जाएंगी। तो कितनी आएगी 66.5, इसमें आएगा 66। जब हम 65 और 68 को ऐड करेंगे कैसे निकाल रहे हैं हम एक बताए दे रहे हैं, 65 प्लस 68 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगी 66.5। कितना आएगा 66.5 आएगा। तो अब इन दोनों को ऐड करके जब बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 69.5। इन दोनों को जब ऐड करके करेंगे 72.5। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 75.5। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 78.5। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 81.5। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 84.5। 66.5, 69.5, 72.5, 75.5, 78.5, 81.5 और 84.5। अब हम क्या करेंगे एफ आई इंटू में एक्स आई की वैल्यू निकालेंगे। तो एफ आई इंटू एक्स आई की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो हमको पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यू कितनी आएगी, इन सबको मल्टीप्लाई किया और हम क्या करेंगे अब यहाँ पर निकालेंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। अब जब सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी कि इन सबको ऐड कर देंगे और इन सबको ऐड करके जो वैल्यू आएगी वही होगी सिग्मा एफ आई एक्स आई की। तो ये कितना रहा 2277 2277 आ रहा है। और हमारे पास सिग्मा एफ आई की वैल्यू भी पता है, कितने टोटल घर हैं 30 हैं और इन सबको ऐड भी करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि इसकी माध्य वैल्यू ज्ञात करो। तो इसका माध्य निकालने के लिए यानी कि मीन निकालने के लिए, मीन या फिर माध्य व्यय निकालने के लिए हमें पता है फार्मूला एक पता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो फार्मूले में वैल्यू पुट करो 2277 अपॉन में 30। जब हम 30 से डिवाइड करेंगे तो मीन की वैल्यू माध्य की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास। इसको जब डिवाइड करेंगे हम लोग, इसको जब डिवाइड करेंगे तो माध्य की वैल्यू आएगी 75.90 रुपीज़। हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है हमें व्यय दिया है हमने 30 घरों का सर्वे किया गया है। 30 घरों के सर्वे करने पे हमें उनके मासिक व्यय का पता चला है कि वो लोगों का मासिक व्यय कितना रहता है। तो हमने देखा 65 to 68 ये हमको दिया था। हमने फिर वहाँ से एक्स आई की वैल्यू निकाली। एक्स आई की वैल्यू निकालने के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 करना होता है। हमने कर दिया और हमने करके देखा, इन दोनों को ऐड किया डिवाइड बाई 2 किया तो 66.5। अगले को ऐड करेंगे डिवाइड करेंगे 69.5। ऐसे हमने कर लिया। फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें पता है माध्य का फार्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो हमें एफ आई और एक्स आई की वैल्यू चाहिए थी, एफ आई इंटू एक्स आई की। तो हमने एफ आई की वैल्यू ये रही और एक्स आई की वैल्यू ये रही, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और लिख लिया, इनका समेसन निकाल लिया। समेसन निकालने के बाद हमने सिग्मा एफ आई भी निकाला। ये तो हमें वैसे भी ऑलरेडी दिया हुआ था, 30 घरों का सर्वे किया गया, 30 हाउसेस का सर्वे किया गया। तो हमने देखा कि यहाँ पे वैल्यू पुट की और हमने डिवाइड किया, आंसर आ गया। आप लोगों को अब समझ में आ गया हो।